हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 48। दूसरी दुनिया, जाफरान का बिला। एक साल बाद अपने बेड पर लेटा उमेर अपने कमरे में रखे आईने को घूरता रहता है। अरे उमेर बेटा, तुम इसी तरह उदास कब तक रहोगे? चलो मेरे साथ महल, वहाँ अमायरा है, दिल लगेगा तुम्हारा। शाहजैद ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना अब्बा। आप लोग बस ये बताएं कि आखिर मैं परी से मिलने क्यों नहीं जा सकता। 1 साल हो गया है उसे देखे हुए, और अब तो उसके कमरे में वो आईना भी नहीं है जो मैं उसे देख सकूं। उमेर ने नाराज होते हुए कहा, इस बारे में तुम अपने दादा से बात करो। वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने अगर अभी तुम्हें इंसानी दुनिया में जाने पर रोक लगाई है तो वजह वही जाने। वैसे भी मुझे तुम दोनों दादा पोते के बीच नहीं पड़ना। शाहजैद ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर दादा अबू भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उमेर ने कहा, वो नफीसा के साथ महल गए हैं, कर मिलाओ सबसे, और मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलोगे? शाहजैद ने प्यार से कहा तो उमेर मना नहीं कर पाता और उनके साथ चलने को राजी हो जाता है। बेटा, तुम्हें पता है, पूरे 6 महीने तुम बेहोश रहे हो। मुझे लगता था मैं तुम्हें खो दूंगा, मगर अल्लाह का करम है कि अब सब ठीक है। शाहजैद ने कहा, मगर अब्बा मैं इतने दिन बेहोश क्यों रहा? उमेर ने कहा, तुम गहरे सदमे में थे। बाकी तुम घबराओ मत, अब सब ठीक होगा। बस तुम खुश रहो मेरे बच्चे। शाहजैद ने चलते हुए उमेर के गाल थपथपाते हुए कहा, अब्बा आपसे एक बात पूछूं? उमेर ने कहा, हाँ पूछो। शाहजैद ने कहा, आप खड़ूस से एकदम शांत कैसे हो गए? मतलब पहले तो आप मुझे हर बात पर डांटते रहते थे, और आज? उमेर ने अपने अब्बा के आगे पीछे होते हुए कहा, बेटा सही से चलो। वैसे मैं हमेशा से ही अच्छा हूँ, मगर सख्त बनना पड़ा ताकि तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करो मेरे डर से। मगर तुमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ की, इसलिए अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। और प्यार तो तुम हमेशा से करता हूँ, आखिर मेरे बच्चे हो तुम। भला कोई बाप अपने बच्चे से नफरत कर सकता है? शाहजैद ने कहा, वैसे अब्बा आप बेहतर लगते हो मुझे। दोबारा खड़ूस मत बन जाना। आप आराम से आओ, मैं चला। कहते हुए उमेर गायब हो जाता है। ये नहीं सुधरेगा, बचकानी हरकतें इसकी न जाने कब जाएगी। शाहजैद ने हंसते हुए कहा, माशाअल्लाह उमेर भाई, आप कब आए? आखिर कि आपका दिल मान ही गया घर से निकलने को, वरना आप तो महीनों से अपने कमरे में पड़े थे। उमेर को आते देखकर नफीसा ने कहा, तुम तो चुप ही रहो नफीसा। जब देखो अपना घर छोड़कर इस महल में घूमती रहती हो। मैं अमायरा से बात करने आया हूँ। अमायरा को काम में मग्न देखकर उमेर उसके पास जाता है। अमायरा सुनो, तुम अपने काम बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। दादा अब्बू को समझाओ, मुझे परी से मिलने जाना है। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। उमेर अमायरा को अपने पास बैठाते हुए कहता है, पहले आप जायरा को गोद में ले लो। 2 महीने की हो गई है और आपने इसे एक बार भी गोद में नहीं लिया और ना ही प्यार किया है। आखिर मामा है आप इसके, तब तक मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ, फिर आराम से हम तीनों भाई बहन बात करेंगे। अमायरा ने अपनी बेटी जायरा को पालने से उठाकर उमेर की गोद में थमाते हुए कहा, मगर मुझे बच्चे लेना नहीं आता, और कहीं इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए तो? उमेर कहता हुआ जायरा की तरफ देखता है तो वह उसे देखकर मुस्कुरा देती है। उमेर उसकी मुस्कुराहट पर पिघल सा जाता है और फिर उसे लेकर टहलते हुए खूब प्यार करता है। अमायरा शरबत लेकर आती है और देखती है उमेर जायरा के साथ खूब बातें कर रहा है, तो वह उसकी बातों पर ऐसे हंस रही है जैसे वो सब समझ रही थी। लो उमेर भाई, शरबत पी लो और मुझे जायरा को दो। नफीसा चल, हम बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। अमायरा ने उमेर की गोद से अपनी बेटी को लेते हुए कहा, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जैसे तुम मेरी हर बात समझती हो, वैसे ही इससे बात करने पर ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरी बातों को समझ रही है। उमेर ने कहा, हाँ, आखिर बेटी किसकी है? अमायरा आपी की, जिनको सबसे समझदार का खिताब दिया जाता है इस घर में। नफीसा ने कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग उस आशिफ का क्या हुआ? मेरी परी, मैं अपनी परी से
मैं उससे मिलने क्यों नहीं जा सकता? आखिर दादा अब्बू क्या चाहते हैं? उमेर ने बालकनी में परेशानी से टहलते हुए कहा। भाई, असल में परी भाभी आपसे नहीं मिलना चाहती थी। इसमें दादा अब्बू का कोई हाथ नहीं है, नफीसा ने धीमे से कहा। क्या कहा? परी मुझसे मिलना नहीं चाहती? मगर क्यों? उमेर ने कहा। उमेर भाई, असल में बात यह है कि परी भाभी को लगता है कि वो अब आपके लायक नहीं है, अमायरा ने कहा। मतलब ये उसने कैसे सोच लिया कि वो मेरे लायक नहीं है? उमेर ने कहा। नफीसा, तुम जायरा को लेकर बाहर जाओ, मुझे उमेर भाई से बात करनी है, अमायरा ने कहा। तो नफीसा जायरा को गोद में लिए बाहर चली जाती है। अब कहो भी, क्या बात है? उमेर ने कहा। उमेर भाई, आप जब बेहोश थे तब एक बार परी दादा अब्बू के साथ आई थी आपको देखने। तब उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया जो आपके साथ और परी के साथ हुआ। बस उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं रही। उन पर सिर्फ आपका हक था, मगर उस आलिम आशिफ ने आपसे वो हक भी छीन लिया, और वो उस वक्त उस बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। दादा अब्बू ने हमले गिराने को कहा, मगर उन्होंने कहा कि वो अब किसी और का कत्ल होने नहीं देगी, इसलिए वो हमले नहीं गिराएगी। साथ में उन्होंने आपकी अंगूठी भी वापस कर दी, ये कहते हुए कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपका सामना करे। अमायरा ने उमेर को अंगूठी देते हुए कहा। परी का दिमाग खराब हो गया है। भला उसके साथ जो भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं। इसमें मुझसे नजर ना मिलाने में कैसी शर्म। और मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि इन सब छोटी बातों के लिए मैं उसे छोड़ दूं। उसे हमले नहीं गिराना कोई बात नहीं, मगर वो मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रही है? सुनो अमायरा, तुम तैयारियां करो, हम रिश्ता लेकर जाएंगे उसके घर। तब तक मैं दादा अब्बू और अब्बा से कहता हूँ सारी बात, उमेर ने कहा। उमेर भाई, मगर कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ परी के पास। तुम्हें चलना है साथ तो चलो, वरना मैं चला, उमेर ने कहा। अरे उमेर भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? ठहरो जरा, मुझे भी आपकी बारात में शामिल होना है, सामने से आते शहजादे इरफान ने कहा। शहजादे इरफान, आप ही बताएं, आखिर मैं अब परी से क्यों नहीं मिल सकता? तुम्हें परी से मिलना है? चलो चलते हैं, शहजादे इरफान ने उमेर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। उमेर भाई, मैं भी चलूंगी परी भाभी से मिलने, नफीसा ने कहा। उमेर, मैं भी चलूंगी, मुझे भी इंसानी दुनिया देखनी है और परी से भी मिलना है, शहजादी मरियम ने कहा। हाँ बिल्कुल, चलिए ना शहजादी। वैसे आप मुझे माफ कर देना मेरी वजह से अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो, उमेर ने कहा। उमेर, हम दोस्त हैं और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत पड़े, शहजादी मरियम ने कहा। आपका रिश्ता शहजादे अल्तमस से हो गया था तो आपने अभी तक शादी नहीं की। मुझे लगा अब तक आपके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जैसे हमारी छोटी जायरा के। उमेर ने शहजादी को छेड़ते हुए कहा। सोचा कि हम दोनों की शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती, क्यों ना अलग अलग लोगों से शादी कर लें। अब यह सब छोड़ो और चलकर परी को मनाते हैं। बेचारी नफीसा की भी शादी अब तक नहीं हुई है, शहजादी मरियम ने कहा। हाँ सही कहा आपने शहजादी। उमेर भाई तो ऐसा बेहोश हुए कि साल के बाद होश में आए। उनको शादी भी करनी है, नफीसा ने कहा। हाँ तो मैं भी कोई शौक से अपनी परी से दूर नहीं रहा। दादा अबू ने मुझे इस दुनिया में कैद करके रख दिया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। परी ने मना भी किया तो वो कम से कम एक बार मुझसे मिलवा तो सकते थे, मगर नहीं। उनको खुद की मोहब्बत उनकी नूरेन नहीं मिली तो अपने पोते से बदला ले रहे हैं वो। उमेर सारी बातें ऐसे अंदाज में कहता है कि सबको हंसी आ जाती है। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उमेर भाई, आप बिल्कुल पागल हो, चलिए हम सब चलते हैं परी से मिलने, अमायरा ने कहा। ठीक है, हम सब चलेंगे क्योंकि परी को मनाना है तो अच्छे इंतजाम के साथ जाएंगे। ऐसे थोड़े ना रिश्ता पक्का कराएंगे भाई, इंसानों को भी तो पता चले कि हमारे यहाँ रिश्तेदारी कैसी होती है। और हाँ साले साहब, तुम अपना हुलिया जरा सुधार लो। जाओ, जाकर मेरे कमरे में जाकर तैयार हो आओ, तब तक मैं इंतजाम करवाता हूँ, शहजादे इरफान ने कहा।
शहर धनबाद में घर की छत पर खड़ी परी गुजरे वक्त को याद कर रही होती है। सामने डूबता हुआ सूरज देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरता है और उसके लब बेख्तियार बोल पड़ते हैं, उमेर। तभी पीछे से नादिया जी की आवाज आती है, परी बेटा, शाम हो गई, मगरिब का वक्त है, कब तक छत पर खड़ी रहोगी? चलो, नूर भी उठ गया है और तेरे पापा और वो जिन शाह कौनेन तो अभी तक बातों में लगे हुए हैं। चल नीचे चाय पी ले, मैंने बना दी है। हाँ आती हूँ, आप चलो, परी ने आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा। फिर नादिया जी के पीछे चल देती है। अभी वो सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि उसे सामने हॉल में उमेर उसके बेटे नूर को गोद में लिए प्यार करता दिखाई देता है। उमेर पर नजर पड़ते ही परी दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पहले तो कहती हो कि तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलना, और आज जब मैं सामने आया तो सब कुछ भूलकर गले पड़ गई। उमेर ने प्यार से परी की पेशानी को चूमते हुए कहा। उमेर भाई, आप तो शुरू हो गए, बड़ों का जरा लिहाज करेंगे, सब यहीं खड़े हैं। और परी भाभी, अभी तो विदाई में वक्त है, अभी से रोने लगी आप? नफीसा ने कहा तो दोनों एक दूसरे से अलग खड़े होकर नजरें चुराने लगे। परी जब अपनी नजरें उठाकर देखती है तो सारे लोग उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। आप सब अचानक यहाँ? परी ने पूछा। आना पड़ा ये जानने के लिए कि आखिर तुमने हमारी मंगनी की अंगूठी वापस क्यों की। उमेर ने नफीसा की गोद में नूर को थमाते हुए कहा। परी खामोश सोफे पर सर झुकाए बैठ जाती है। ऐसे चुपचाप बैठने से नहीं होगा परी, चलो तैयारियां भी करनी है। हम सब अकेले ही करेंगे कि तुम भी साथ दोगी हमारा? शहजादी मरियम परी के पास बैठते हुए कहती है। शादी? मगर, परी ने कहा। अब कोई सवाल नहीं परी, देखो हमारे इस रिश्ते पर सब खुश हैं। क्या हुआ अगर हम एक दुनिया की नहीं, हम एक मखलूक नहीं, मगर मोहब्बत जैसे जज्बात हम दोनों में हैं। क्यों ना मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाए? उमेर परी के पास आकर घुटनों के बल बैठकर परी के उंगली में अपनी अंगूठी पहनाते हुए कहता है। मैं बस डर गई थी कि मेरी वजह से फिर तुम्हें कुछ ना हो जाए, इसलिए ये सब किया। परी बेहद ही मोहब्बत से उमेर की आंखों में देखते हुए कहती है। शाह कौनेन हसन जी के साथ बाहर बगीचे में टहलते हुए जब घर के अंदर आते हैं तो सबको परी के घर में देखकर हैरत से कहते हैं, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? दादा अब्बू, आप यहाँ आराम से घूम रहे हो, मुझे यहाँ रहने से मना किया। अगर परी ने मना किया था तो आप उसे मना सकते थे ना? उमेर ने नाराज होते हुए कहा। उमेर, बदतमीजी मत करो। पहली बात तो ये कि ये आलम आसिफ परी का शोहर था। अगर किसी भी औरत का शोहर मरता है तो उसे कुछ माह वक्त की इदादत पूरी करनी पड़ती है, और अगर औरत हामला हो तो उसकी इद्दत बच्चे की विलादत तक होती है। इस दौरान ना वो किसी गैर महरम से मिल सकती है, ना ही उसका दूसरा निकाह किया जा सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें रोका था, क्योंकि बिना निकाह के तुम उसके लिए गैर महरम हो। जो मरा भले ही उसने हमारे लिए बुरा किया हो, मगर हमें अपने इस्लामिक हयात नहीं भूलने चाहिए। अब परी का बेटा 2 माह का हो चुका है। मैं खुद कुछ दिन में तुम दोनों की शादी की बात करने वाला था। शाह कौनेन ने कहा। ठीक है, जो होना था हो गया, अब हमें इनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे हम सब शगुन लेकर आए हैं, क्यों ना शादी की तैयारियां शुरू की जाए? शहजादे इरफान ने दोनों को बहस करने से रोकते हुए कहा। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो हसन बेटे? शाह कौनेन ने हसन जी की पीठ थपथपाते हुए कहा। अब मैं क्या कहूँ, जो आप सबको अच्छा लगे, मुझे बस सबकी खुशी चाहिए। हसन जी ने कहा। चलो फिर जश्न शुरू किया जाए। शाह कौनेन ने कहते हुए जैसे ही ताली बजाई, पूरा घर रोशनी से जगमगा कर उठा। फूलों की भीनी खुशबू आने लगी। अरे भाई, हम भी हैं, हम दोनों को तो तुम सब भूल गए लाना। शाह जैद कहते हैं। उनके साथ शहंशाह फरहान और शहजादे अल्तमस भी थे। उन्हें देखकर उमेर बेहद खुश होता है। शहजादे, आप भी यहाँ आ गए मेरा पीछा करते करते? शहजादी मरियम ने शहजादे अल्तमस से कहा। हाँ, आ गया तुम्हारे पास। महल गया था तो पता चला तुम सब इंसानी दुनिया में हो। तुम्हारे अब्बा आ रहे थे तो मुझसे भी रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। आखिर सुकून तो तुम्हें देखकर ही मिलता है।
शहजादे अल्तमस ने मोहब्बत से कहा। नादिया जी और नफीसा अमायरा मिलकर सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। सब मिलकर साथ में खाते हुए बातें करते हैं। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतने सारे जिन्नात हमारे घर में ऐसे हमसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हम इंसान हैं और वो जिन्नात, और ये हमसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे ये भी इंसान हो। नादिया जी ने कहा। नादिया जी, अभी तो सिर्फ हम परिवार वाले हैं। शादी में तो हमारे मेहमानों में पूरा कबीला रहेगा, फिर कैसे मेहमान नवाजी करेंगी आप? शाहजैद ने कहा। उसके लिए हम हैं, दोनों तरफ का इंतजाम हम खुद देखेंगे। क्यों इरफान बेटा? शाह कौनेन ने कहा। मगर नफीसा और मरियम की शादी भी तो है ना? शहजादे इरफान ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले उमेर की हो जाए, उसके वलीमे के दिन नफीसा और मरियम की भी शादी कर देंगे, महल में ही, शहंशाह फरहान ने कहा। नादिया जी बस हैरत से उन्हें देखे जा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उनकी बेटी की शादी एक जिन से होने वाली है। रफीक साहब खामोशी से ये सब देख सुन रहे होते हैं। रफीक, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो हमारे साथ, शाह कौनेन ने कहा तो रफीक साहब आकर उनके बगल में बैठ जाते हैं। सब मिलकर शादी की बातें करने लगते हैं। उमेर सब बातों में चुपके से परी का हाथ थामे उसे कमरे में लेकर आता है। अभी वो उसे प्यार से देखते हुए जैसे ही गले लगाने जाता है, वैसे ही नफीसा आकर उसे रोक देती है। उमेर भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? आपने क्या सोचा, सब बातों में लगे हैं तो आप परी भाभी के साथ अकेले में मोहब्बत फरमाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले अपने होने वाले बेटे से तो जान पहचान बढ़ाइए, और आप परी भाभी चलिए हमारे साथ। उमेर भाई से अब शादी के बाद ही मिलना आप। नफीसा ने उमेर की गोद में नूर को देते हुए कहा। नफीसा की बच्ची, तुम नहीं सुधरोगी, जाओ तुम यहाँ से, मुझे परी के साथ अकेले में थोड़ी देर बात करनी है। उमेर नफीसा को कमरे से बाहर करते हुए कहता है। अरे वो क्यों जाएगी बाहर? तुम जाओ बाहर, चलो निकलो जल्दी। और हाँ, अब एक ही बार सहरा बांध कर आना परी से मिलने। मैं तो परी की तरफ रहूंगी शादी में। क्यों परी, सही कहा ना? मरियम ने उमेर को कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। हाँ, सही कह रही हो तुम। लाओ नूर को मुझे दे दो। तुम जाओ बाहर, कुछ खा लो, सब खा रहे हैं। परी ने उमेर की गोद से अपने बेटे को लेते हुए कहा। हाँ हाँ, जाता हूँ। एक तो इतने दिन बाद मिला हूँ और ये लोग हैं कि मुझे परी से अकेले में बात भी नहीं करने दे रहे। उमेर खुद में ही बड़बड़ाता हुआ अपने दादा के पास जाकर बैठ जाता है। छोटा सा नूर अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर बेहद खुश हो रहा होता है। परी भाभी, नूर और जायरा को एक साथ पलंग में डाल देते हैं, दोनों साथ में खेलेंगी। आओ हम सब आपके लिए शादी के कपड़े लेकर आएं। आप देख लो, बाकी कपड़े कल तक आ जाएंगे। हनीफ ने कहा है बनाकर रखने को, अमायरा ने कहा। सब रात का खाना खाकर परी के घर से रुखसत हो जाते हैं। ये लोग कब आएंगे, कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे, कुछ भी पता नहीं चलता। बस बारात के लोग दरवाजे के सामने लेकर आएं, ताकि हमारे लोग भी देखें हमारी बेटी की शादी। नादिया जी ने सबके जाने के बाद कहा। बहुत सोचती हो बेगम, ये क्यों भूल जाती हैं कि आज हम जो भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं सब लोगों की मेहरबानी है। अब कल से बेटी की शादी में लग जाओ। वैसे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो लोग खुद सब कर देंगे। हसन जी ने सोफे पर अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा। अगले दिन परी का घर मेहमानों से भरा होता है। उसके पूरे घर को फूलों से सजाया जा रहा था। परी के चाचा एहसन और मोहसिन अपने साथ अपने परिवार को लेकर परी की शादी में शरीक होने आ जाते हैं। हसन भैया, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है, हमारे घर से भी। वैसे आपने तो हमें परी की पहली शादी में बुलाया नहीं था, फिर अचानक दूसरी शादी में हमारी याद कैसे आ गई आपको? हसन जी के भाइयों ने तंचिया लहजे में कहा। शुक्र करो कि मैंने तुम लोगों को अपने घर में आने दिया, वरना तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था वो माफी के काबिल नहीं था। मेरे बुरे वक्त में मुझे आज भी याद है। अब मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान की तरह रहो, अपना बनने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ, आराम करने के लिए। हसन जी ने जवाब दिया तो उनके भाई शर्म से सर झुका लेते हैं। नादिया जी सभी मेहमानों की खातिर दारी में लग जाती है। रफीक साहब अपने पोते को गोद में लिए पूरे माहौल का जायजा ले रहे होते हैं। क्या बात है नादिया, तूने अचानक से बेटी का रिश्ता तय कर दिया, हमें बताया भी नहीं। वैसे एक दिन में कौन सा रिश्ता मिल गया तुम्हें, और लड़का कहाँ गया है? पड़ोस वाली एक औरत ने कहा। जी, रिश्ता तो साल भर से लगा हुआ था,
बस सही वक्त का इंतजार था। आज वो दिन आ गया। वो लोग दुबई के रहने वाले रईस लोग हैं। हमारा दामाद लाखों में एक है और अब वो हमारे साथ यहीं रहेगा और यहीं रहकर बिजनेस भी करेगा। आप लोग बैठे चाय पानी पिए, मैं आती हूँ, मुझे और भी काम है। कहते हुए नादिया जी वहां से निकल गई। जरा हम भी तो देखे कौन सा कोहिनूर मिल गया है इन गरीबों को। आजकल कुंवारी लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिलते और इनकी बेटी तो फिर भी बेवा है। पड़ोस वाली औरत ने दूसरी औरत से कहा, हाँ बहन, बारात आने दो, फिर देखते हैं। सुनने में आया है कि पहली शादी तो इन्होंने अपनी बेटी की छुप कर की थी। कुछ दिनों के बाद इसके पहले दामाद को जिन्होंने मार दिया था। अब सब कुछ हो जाने के बाद इस न जाने के लोगों को दूसरी शादी में इतना धूमधाम से करने की क्या जरूरत है। दूसरी औरत ने कहा। पीछे खड़ी नादिया जी सब सुन रही होती है, मगर उन्हें इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मरियम बेटा, हल्दी का टाइम हो गया है, परी को तैयार किया कि नहीं तुम लोगों ने। नादिया जी शहजादी मरियम को आवाज देती है। मरियम परी को तैयार कर फूलों से सजे सेज पर लाकर बैठाती है, जहां पर मोहल्ले की औरतें पहले से बैठकर गीत गा रही होती है। पीले रंग की साड़ी में परी का गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा होता है। नादिया जी आगे बढ़कर इन सबसे पहले परी को शगुन की हल्दी लगाती है। अब मैं अपनी मोहब्बत को मोहब्बत की हल्दी लगाऊंगी। मरियम ने परी को हल्दी लगाते हुए कहा। मरियम, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? परी ने कहा। नाराज होती ना तो यहाँ नहीं होती। अब चलो, मेरा हो गया, दूसरों को भी लगाने का मौका देती हूँ। मरियम कहते हुए हट जाती है। फिर मोहल्ले की औरतों की बारी बारी अपनी हाथों में हल्दी लेकर परी के चेहरे पर लगाती है। हल्दी के बाद शाम में मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम रहता है। परी, इंसानी दुनिया में तो शादी में बहुत मजे आते हैं, कितने मजेदार गाने हैं और संगीत भी। तुम्हारी दुनिया में दिल कर रहा है मैं भी खूब नाचूं। मरियम ने कहा। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? परी ने कहा। तुम भी चलो ना, मुझे अकेले में शर्म आ रही है। मरियम ने कहा। शहजादी मरियम, मुझे मेहंदी लगी हुई है, मैं गई तो मेहंदी खराब हो जाएगी। आप जाओ ना, और ये लड़कियां तो डांस कर ही रही है। परी ने कहा। चलो मरियम बेटे मेरे साथ, आज हम दोनों एक साथ डांस करेंगे। भाई, आखिर मेरी बेटी की शादी है, नादिया जी ने कहा। शहजादी मरियम और नादिया जी एक साथ खूब नाचती है। पूरा माहौल बेहद खुशनुमा होता है। मोहब्बत भरे गाने, फिजा में फूलों की भीनी खुशबू, सब कुछ अच्छा हो चुका था परी की जिंदगी में। परी गोद में अपने प्यारे बेटे नूर को लिए हाथों की मेहंदी को मुस्कुराते हुए देखती है, जिसमें उसने उर्दू से लिखवाया होता है, शाह उमेर की परी। तो दोस्तों, कल परी और उमेर की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। आइएगा जरूर साथ में। ये था शाह उमेर की परी भाग 48। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाह उमेर की परी।